हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग घर में सुरक्षित होंगे कोरोना से, है ना। तो मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने क्लास 10 से रिलेटेड अधिकतर वीडियोज़ क्लास 10 से रिलेटेड ही अभी तक डाले हैं, मैथ और साइंस सब्जेक्ट से, जो अभी तक कंटिन्यू है, चल ही रहा है। उसमें कुछ और वीडियोज़ आने अभी बाकी हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल चैप्टर। आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा और उसे समझने का प्रयास किया होगा। आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा, ऐसी मेरी आशा है। इस वीडियो से हम लोग साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9 का। ठीक है, NCERT का एक्सरसाइज 9 जो कि फिजिक्स है, भौतिकी, फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर है। फिजिक्स का ये NCERT के दृष्टिकोण से दूसरा चैप्टर है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर को मैं अभी इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 8 यानी कि गति इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये पढ़ाया जा चुका है हमारे संस्थान में। तो उन बच्चों का कहना था कि हम लोग तो अभी इसी को पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारा कंप्लीट है। तो उन्हीं लोगों के कहने पर हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज 8 का भी सारा संपूर्ण विश्लेषण पूरी तरह से पूरा वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा हमारे चैनल पर। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी प्रकार की परेशानी होने पर उसे कमेंट करके हमें बताएं। हम लोग उसका निवारण करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फोर्स। अंग्रेजी में बल को क्या कहा जाता है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। ये हमारा चैप्टर का हेडिंग है, चैप्टर का नाम है। इसी चैप्टर को हम लोगों को देखना है, पूरी तरह से समझना है, जानना है। ठीक है, इससे जितने भी रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैं आप लोगों को एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में संपूर्ण विश्लेषण के साथ समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। आप लोग देखते जाइए और इसे नोट भी करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा बिंदु है वो है बल, फोर्स। इससे आप लोग परिचित है, हालांकि फिर भी यहाँ पर इसकी परिभाषा देना जरूरी हो जाता है क्योंकि पहला चैप्टर का नाम ही है बल, है ना, तथा गति के नियम। तो बल की परिभाषा देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। पुल और पुश अंग्रेजी में से कहते हैं। बल जो है एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल के द्वारा मतलब बल लगा करके हम किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकते हैं, गति को रोक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, गति को रोक भी सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सरल सी परिभाषा है। लेकिन अब चूंकि आप कक्षा 9 में आ चुके हैं, क्लास 9 में आ चुके हैं, तो आप त्वरण शब्द से परिचित हैं, है ना। एक्सरसाइज 8 में आप त्वरण की परिभाषा जान चुके हैं, ए एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं। तो इसलिए उससे संबंधित परिभाषा भी लेना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। तो लेते हैं हम लोग, देखते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न करता है। बल क्या है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न करता है, उस वस्तु को एक्सेलरेट करता है। ये एक्सेलरेशन दोनों प्रकार का हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जो मैं एक्सरसाइज 8 का वीडियो डालूंगा वहाँ पर आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। ठीक है, त्वरण दोनों प्रकार का हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये बल की एक बहुत ही सरल सी परिभाषा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बल कैसी राशि है? राशियाँ दो प्रकार की होती है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। तो अदिश राशि तो आप लोग समझते हैं। सदिश राशि में क्या होता है? बल और मतलब दिशा और परिमाण। सदिश राशि को दिशा और परिमाण दोनों होती है ना। तो बल को हम लोग क्यों सदिश राशि कहेंगे? जिसे मैं उदाहरण के रूप में एक उदाहरण लेकर के आपको समझाना चाहूँगा, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि बल को सदिश राशि क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं इसमें। तो ये किस प्रकार, कैसे इसको हम लोग समझेंगे, कैसे दिशा है, कैसे परिमाण है, क्यों है ना। तो अगर हम लोग एक उदाहरण लें तो जैसे हम लोग देखते हैं कि एक गेंद, मान लेते हैं एक गेंद हमारे सामने है, इसे अगर हम लोग पैर से ठोकर मारेंगे तो गेंद निश्चित दिशा में चलेगी, है ना। लेकिन किंतु यदि उसी गेंद पर करीब करीब समान बल से भिन्न दिशा में हम ठोकर मारेंगे तो गेंद पहली दिशा से भिन्न दिशा में चलेगी, यानी कि दिशा का परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि बल में
बल में दिशा है, क्योंकि यहाँ दिशा का परिवर्तन हो रहा है, बल में दिशा है। तो पहला बिंदु तो हम लोग मतलब संतुष्ट हो जाता है हमारा कि दिशा तो है। अब परिमाण, परिमाण का क्या मतलब है, परिमाण कैसे है इसमें। तो जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की अपेक्षा कार को गति में लाने के लिए अपेक्षाकृत बड़े बल की ज़रूरत होती है ना। अगर आप एक कार को धक्का मारें या अगर आप एक मोटरसाइकिल को धक्का मारें तो आपको मोटरसाइकिल की अपेक्षा कार में धक्का लगाने के लिए अधिक बल की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक सी बात है, आपको अधिक बल की ज़रूरत होगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बल का संख्यात्मक मान जो है ये बड़ा और छोटा हो रहा है, यानी कि कम और ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बल को परिमाण भी है। तो हमने इस दोनों बिंदुओं को यहाँ पर मतलब संतुष्ट कर लिया कि बल एक सदिश राशि क्यों है, क्योंकि बल को दिशा और परिमाण दोनों होती है। इसका उदाहरण भी मैंने आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बल के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। बल या बलों का समूह भी आप कह सकते हैं, उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो देखिए, बल या बलों के समूह द्वारा किसी वस्तु पर लगकर, बल या बलों के समूह द्वारा किसी वस्तु पर लगकर निम्नलिखित 3 कार्य किए जा सकते हैं। कौन कौन से 3 कार्य किए जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बल या बलों के समूह द्वारा 3 कार्य किए जा सकते हैं। कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, ये भी बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है ना। बल या बलों का समूह जो है किसी वस्तु की चाल में, चाल मतलब स्पीड में परिवर्तन ला सकता है। इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से समझते होंगे। अगर हम लोग गेंद उदाहरण के तौर पर लेते हैं, इसे हल्का सा या जोर से ही हम लोग धक्का मारते हैं, इसकी गति हम लोग कम कर सकते हैं ना, यानी कि चाल में, स्पीड में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये पहला बिंदु था। दूसरा कार्य क्या करता है बल जो है, बल या बलों का समूह किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले जब बल को सदिश राशि कहा था तो वहाँ पर बताया था कि दिशा और परिमाण दोनों होती है। तो वहाँ पर इस चीज़ को बताया था कि दिशा किस प्रकार होती है, दिशा का परिवर्तन कैसे होता है बल में, है ना। तो यानी कि गति की दिशा जो है हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगर बल के तीसरे कार्य की बात की जाए तो बल या बलों का समूह किसी वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। अब आकृति किस प्रकार बदल सकता है, इसका भी एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। शेप कैसे बदल सकता है, इसका भी एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे बलून लेते हैं हम लोग, बलून समझते हैं ना, बलून गुब्बारा जैसे हिंदी में कहते हैं। बलून एक पूरी तरह से मतलब हवा भरा हुआ बलून, उसको जब हम लोग हाथ से दबाएंगे तो उसकी आकृति भिन्न प्रकार से परिवर्तित होती है ना। जिस प्रकार हम लोग परिवर्तित करना चाहें उस प्रकार से उसकी आकृति परिवर्तित हो सकती है। तो ये उसका उदाहरण रहा। तो ये बल के द्वारा ये निम्नलिखित 3 कार्य किए जा सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगर बल के प्रकार की बात की जाए कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका 2 आधार हो सकता है। मैं पहले आधार पर यहाँ पर इसको विभाजित कर रहा हूँ कि परिमाण के आधार पर बल 2 प्रकार के होते हैं। परिमाण नहीं लिखा है, परिणाम लिखा है। इसे हिंदी में परिणाम कहते हैं, अंग्रेजी में रिजल्ट। देखिएगा, परिमाण नहीं कह रहा है, परिमाण का अंग्रेजी मैग्नीट्यूड होता है, हम इसे परिणाम कह रहे हैं। परिणाम के आधार पर यह परिभाषा है, प्रकार है। तो परिणाम के आधार पर बल जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संतुलित बल जिसे हिंदी में बैलेंस फोर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है, देखिए कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणाम यदि शून्य हो, 0 हो, रिजल्ट जो हमारा प्राप्त होगा अगर वो 0 हो तो वो बल संतुलित बल कहलाता है। अगर इसका आप लोग एक उदाहरण लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं। जैसे एक बहुत ही मजबूत दीवार को हम लोग 2-3 व्यक्ति मिलकर मतलब धक्का मारने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा परिणाम जो है 0 आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्थान से ज़रा सा भी परिवर्तित नहीं होता है ना। तो ये संतुलित बल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो संतुलित बल का मतलब क्या है, जिसका परिणामी क्या हो, 0 हो, रिजल्ट 0 हो, कोई वहाँ पर परिणाम नहीं निकले, वो बल संतुलित बल कहलाएगा। चलिए दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार है असंतुलित बल। ठीक है, असंतुलित बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसके ठीक उलट, अभी जो संतुलित बल की परिभाषा हमने ली थी इसका ठीक उलट है ये। ठीक है, ठीक उल्टा ऑपोजिट परिभाषा है कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणाम यदि 0 ना हो, यानी कि वहाँ कोई परिणाम प्राप्त होगा, तो वो बल जो है असंतुलित बल कहा जाएगा। ठीक है,
जैसे हम लोग 2-3 व्यक्ति मिलकर एक कार को धक्का मारने का प्रयास करते हैं, तो ये तो बिल्कुल है, अगर 2-3 व्यक्ति एक मिलकर के धक्का मारेंगे एक कार को तो वो अपने स्थान से जरूर परिवर्तित होगी, इसका स्थान परिवर्तित होगा, है ना। तो वहाँ पर रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, असंतुलित बल कहलाएगा। चलिए, तो पिछला जो प्रकार था वो किस पर आधारित था, परिणाम के आधार पर, यानी कि रिजल्ट के आधार पर। अब जो हम लोग बल का प्रकार देने जा रहे हैं वो है भौतिक स्पर्श के आधार पर, फिजिकल कांटेक्ट के आधार पर, टच के आधार पर, ठीक है। तो फिजिकल कांटेक्ट के आधार पर बल 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्पर्श बल, इसे अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा है असंपर्क बल या दूरी पर क्रिया बल, जिसे अंग्रेजी में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रकार की परिभाषा लेने का प्रयास करते हैं, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। स्पर्श बल, पहला क्या है, स्पर्श बल। स्पर्श बल किसे कहते हैं? तो ऐसे बलों को जो वस्तुओं, देखिए ये जो है शब्द से ही परिभाषित है, ये जो है शब्द से ही परिभाषा इसकी दी जा सकती है। ऐसे बलों को जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श से यानी कि टच से आरोपित होते हैं, लगाए जाते हैं, ऐसे बल क्या कहलाते हैं, स्पर्श बल कहलाते हैं। स्पर्श बल उन्हें कहा जाता है। अब अगर स्पर्श बल के कुछ उदाहरण लिए जाएं, तो स्पर्श बल के उदाहरण भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मैं पहला उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ, अभिलंब बल, जिसे अंग्रेजी में नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत ही सरल सा परिभाषा कहिए आप या उदाहरण भी कह सकते हैं। जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हो, ठीक है ना, लंबवत लगते हो तो उन्हें अभिलंब बल कहते हैं, ठीक है। लांबिक दूरी के आधार पर लगते हो तो उन्हें क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण, सरल सा उदाहरण हो जाएगा, टेबल पर रखी किताब, टेबल और किताब दोनों एक दूसरे पर अभिलंब बल लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही सरल सी परिभाषा हो गई हमारे दैनिक जीवन से। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है, तनाव, टेंशन, ठीक है, तनाव, टेंशन। तो तनाव क्या है, तनाव की परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है, डोरी, इसका सबसे अच्छा परिभाषा और उदाहरण यही हो सकता है, डोरी से बंधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाए गए बल के परिमाण को तनाव कहते हैं। तो डोरी से जब हम किसी वस्तु को बांधते हैं तो वहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है, ये तनाव का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, ठीक है। ये भी जो है स्पर्श बल का उदाहरण है, स्पर्श बल का प्रकार है। अगला क्या है, घर्षण बल, इससे भी आप लोग परिचित हैं, घर्षण बल से भी आप लोग परिचित हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसके परिभाषा में मैं आप लोग को यहाँ बताता हूँ कि जब कभी कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलने की चेष्टा करती है तब संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इसके तो बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। जब हम लोग ज़मीन पर चलते हैं तो वहाँ भी घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। कोई वाहन, कोई गाड़ी अगर सड़क पर चल रही है तो वहाँ भी घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। तो इसके सिर्फ गेंद को ही जब हम लोग ज़मीन पर आगे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। तो घर्षण बल के बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। जब भी कोई दो वस्तु संपर्क में आती है तो उन दोनों के संपर्क सतह के बीच हमेशा घर्षण बल उत्पन्न होता है, जो हमेशा गति का विरोध करता है, उसे रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। तो गति के विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। तो ये थे जो 3 मैंने भी प्रकार लिए, ये स्पर्श बल के उदाहरण थे, स्पर्श बल के प्रकार थे, ठीक है। अगला है हमारा दूसरा, जो वहीं पर बताया था मैंने, असंपर्क बल, यानी कि दूरी पर क्रिया बल। इसकी परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है, देखिए कि ऐसे बल जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श के बिना आरोपित होते हैं, मतलब कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। आप लोगों को तो यहीं से उदाहरण समझ आ गया होगा। आरोपित यानी कि स्पर्श नहीं करते हैं, उस बिना स्पर्श किए आरोपित किए जाते हैं, बल लगाए जाते हैं, तो ऐसे बल जो है असंपर्क बल कहलाते हैं, है ना। अब असंपर्क बल के उदाहरण अगर लिए जाएं तो इस प्रकार लिया जा सकते हैं, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। आप लोग चुंबक से भलीभांति परिचित हैं। तो वो जब बल लगाता है तो बिना टच किए लगाता है, बिना संपर्क के लगाता है ना, इसलिए ये चुंबकीय बल होता है। दूसरा क्या है, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। गुरुत्व बल से आप लोग अगले पाठ में भलीभांति परिचित होंगे, अच्छे से, मतलब जानते तो हैं आप लोग, लेकिन और अच्छे से आप लोग अगले पाठ में उस चीज़ को जानेंगे। गुरुत्व बल सभी मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्रकाशीय पिंडों का होता है, या आप लोग कह सकते हैं आकाशीय पिंडों का होता है, ठीक है। अगला है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
ठीक है। विद्युत के द्वारा जो चुंबक उत्पन्न होता है, चुंबक के बल जो लगाया जाता है, वो भी एक इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं तक बता रहा हूँ। इस बिंदु को हम लोग अभी यहीं समाप्त करते हैं। अगले के वीडियोज़ में मैं आप लोगों को गति के नियम के बारे में बताऊँगा। ये बहुत ही प्रचलित बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा हो सकती है वो गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, जो हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तो अभी मैं इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग जो है अभी इस पॉइंट को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग जो है इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और एक बात है कि जैसे ही हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर समाप्त होगा, साइंस का हो, मैथ का हो, क्लास 9 का हो, क्लास 10 का हो, कोई भी चैप्टर समाप्त होगा तो उस चैप्टर के समाप्त होने के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सभी का उपलब्ध करा दिया जाएगा एमसीक्यू के रूप में, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके 4 मतलब वस्तु दिए रहेंगे आप लोगों को, ऑप्शंस, है ना। तो आप लोगों को सभी चैप्टर को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। सभी को इसका लाभ होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ होना चाहिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को उपलब्ध करा जाएंगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब वीडियो समाप्त करें इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूँगा कि हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा आप लोगों को वीडियो लगा उस हिसाब से कमेंट कीजिए। हम लोग आपके कमेंट को पढ़ते हैं और उसी के आधार पर अपने अगले वीडियोज़ को तैयार करते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अधिक से अधिक धन्यवाद।